तो ग्लैंड्स में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से थे? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। थोड़ा सा बताओ तो हमें समझ आए, याद आया नहीं आया? टाइमिंग नहीं आई। और बहिःस्रावी पढ़े थे, ठीक। अंतःस्रावी में कौन कौन से पढ़े थे? सही चल रहा है ना? सही है ना? क्या हो रहा है? जो अब ये चलने दो। अंतःस्रावी पढ़े थे और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी में कौन कौन से पढ़े थे? पहले हमने पढ़े थे बहिःस्रावी। बहिःस्रावी में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो बहिःस्रावी होते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? वे ग्रंथियां जिसमें रसायन का निर्माण शरीर के अंदर होता है और प्रवाह जो होगा वो अंदर या बाहर होगा, लेकिन किसके द्वारा? नलियों के द्वारा। यानी यहाँ क्या पाए जाते हैं? डक्ट। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? डक्ट नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्या होता है? रसायन का निर्माण शरीर के अंदर हो रहा था और प्रवाह क्या हो रहा था? डायरेक्ट ब्लड में हो जाता था। तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं? डक्टलेस। डक्टलेस ग्लैंड बोलते थे। इसमें कौन कौन से थे? स्वेट ग्लैंड और लैक्रिमल था। तीसरा मेमोरी था और सलाइवी था, याद हो तो। और लीवर और पैनक्रियाज, ये भी क्या होते हैं? ये सब पढ़े थे। और भी था कोई? इनमें कोई ग्लैंड था? क्या था? सेबेसियस। ये ग्लैंड थे, सेप्टियस नहीं था। तो ये ग्लैंड हमने पढ़ दिए थे। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कौन सा पढ़े थे? डक्टलेस यानी एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में कौन कौन से ग्लैंड पढ़े थे? पहला था हाइपोथैलेमस, दूसरा HPP, 3 से पिट्यूटरी, तीसरा पीनियल। ये कहाँ तक? इन तीनों को क्या बोलते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। ये तीनों ब्रेन में थी इनकी लोकेशन। ये तीनों ही ब्रेन में पाए जाते हैं। चौथा कौन सा था? ब्रेन से नीचे जैसे आएंगे यहाँ पर आ जाएंगे थायराइड। इसका और कोई नाम भी था? इसको थायराइड ग्लैंड को और कोई नाम भी देते थे? H शेप। इसका शेप कैसा होता था? H शेप। और क्या बोलते थे? बटरफ्लाई बोलते थे कि नहीं? और क्या? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड था। ये सब हमने पढ़े थे। इसके आगे और कौन से थे? टोटल 9 थे। टोटल 1 2 3 4 5 हुए। 4 थाइमस। ये कहाँ पाया जाता था? दिल के पास। ठीक। थाइमस जो है दिल के पास। फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम? लीवर और पैनक्रियाज, इनमें पहुंचे थे। और उसके बाद गोनेट्स। गोनेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो 2 ग्रंथियां हैं, एक तो होती है और दूसरा ये अलग अलग उसमें पाए जाते हैं। ये फीमेल और ये जेंट्स को भी ये पढ़ दिए थे। अब इसमें हमने क्या करा था? एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करा था। कौन सा पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले? पीनियल। पीनियल ग्लैंड पढ़ा था। पीनियल ग्लैंड में किसी को कोई दिक्कत आई? घर पे जाकर पढ़ा था? पढ़ा था? कोई दिक्कत है पीनियल ग्लैंड में? उसके बाद थायराइड में। थायराइड में कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे? थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे? एक तो था मेलेटोनिन। किसमें था? मेलेटोनिन पढ़ा था हमने और सर्टोनिन पढ़ा था। ये किसमें पढ़ा था?
कौन सा? थायरॉक्सिन और क्या बोल रही हो? हम आवाज सुनना चाह रहे हैं, इंग्लिश बोल पा रहे हो नहीं? कैल्सिटोनिन, ये हमने पढ़े थे। कैल्सिटोनिन हार्मोन और कहाँ पढ़ा था हमने? जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था तब उसमें कहाँ पढ़ा था कि जो मिनरल है और हार्मोन है और विटामिन है, तीन चीजें पढ़ी थी। हार्मोन कौन कौन से थे? कैल्सिटोनिन और दूसरा पीटीएच पैराथॉर्मोन, दो हार्मोन पढ़े थे। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम था कैल्सिटोनिन का। उसके बाद पैराथायराइड में हमने क्या पढ़ा? इसमें कौन सा पढ़ा था? कौन सा हार्मोन होता है पैराथायराइड में? राजेश्वरी नहीं आएंगे आज? पैराथॉर्मोन में वो पैराथायराइड में कौन सा पढ़ा था हमने हार्मोन? पीटीएच, ये हार्मोन पढ़ा था। ये कौन सा हार्मोन है? ये क्या करता है? हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। एक क्वेश्चन था, वो कौन सा था कि यह रक्त से कैल्शियम को बोन में ले जाता है और एक बोन से कैल्शियम को रक्त में ले जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड को ये वीडियो में ले जा रहा था। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है क्या करता है कि जो भी हमने खाया कैल्शियम बॉडी के अंदर बना, वो कहाँ जाएगा? सीधे ब्लड के अंदर। ब्लड से कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाने का, हड्डी या दांतों तक ले जाने का काम किसका होता है? कैल्सिटोनिन का। यानी ये क्या करता है? हड्डियों में दूसरा धन्यवाद ये युगांतर तक याद रखा जाएगा। ईमानदारी इतनी ईमानदारी दिखाओगे तो समस्या हो जाएगी। हाल ही में रिवीजन चल रहा था, कोई नई चीज नहीं। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? थाइमस। थाइमस में क्या था? थाइमोसिन था। थाइमस में कौन सा हार्मोन बनता है? थाइमोसिन। क्या काम होता है थाइमोसिन का? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? थाइमोसिन का। और भी कोई काम होता है इसका? और क्या काम होते थे? इसमें कौन सा हार्मोन बनना था? थाइमोसिन। लीवर में अभी पढ़ा नहीं है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज। ठीक, पैंक्रियाज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आया इतने में? कोई समस्या तो नहीं आई थी यहाँ पे जितना हमने पढ़ा दिया था? देखो 23 तक क्लास और हो जाएंगी। 23 के बाद में जैसे समय मिला करेगा 15-20 क्वेश्चन की पर डे भेज दिया करूँगा, तो घर पर प्रैक्टिस करते रहा करना, साथ में आंसर की भी दिया करेंगे। आज तो वास्तव में बहुत बिजी है। चलो अब लिख लो पैंक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, तो पैंक्रियाज की शेप होती है। पहली चीज ये कहाँ पाया जाता है? बिहाइंड द स्टमक, पेट के पीछे या आमाशय के पीछे। आमाशय या पेट जो भी बोल दो, उसके पीछे, या फिर से क्या बोलते हैं? उदर गुहा में। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी याद हो तो। ये यहाँ पर पाया जाता है। अब ये होता कैसा है ये देखो, इसकी जो शेप होती है, कभी देखा पत्ती देखी है? पत्ती की तरह शेप होती है इस तरीके से।
यहाँ पर क्या होता है, कुछ यहाँ पर इस तरीके से ग्रंथियां और पाई जाती हैं, और कुछ ये होती पत्ती, ये जो होती हैं जो पत्तियां, ये क्या है, डक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, ये किसकी तरह काम करेगा, एक्सोक्राइन की तरह, ठीक, यानी बहिस्रावी ग्रंथि जो हमने पढ़ी थी, हमने बताया था दोनों की तरह काम करता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है क्योंकि इसमें क्या लीफ, ये क्या पाई जा रही है, डक्ट्स पाई जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, ये जो कोशिकाएं हैं, ग्लैंड जो है, ये अंतःस्रावी की तरह काम करती है, ठीक है। तो बहिस्रावी में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस, हमने पता था हार्मोन कौन रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन वाले, और एंजाइम और जूस कौन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या रिलीज करती हैं, एंजाइम और जूस। जैसे लीवर है, जब बहिस्रावी की तरह काम करेगा तो किसका, बाइल जूस, पैंक्रियाज अग्नाशय है वो क्या, पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जैसे ही एंडोक्राइन की तरह काम करेगा तब ये हार्मोन रिलीज करता है, यानी जितने भी हार्मोन जो उत्पन्न होते हैं शरीर में वो किसके द्वारा होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। और जितने भी हमारे फैट हो, क्या कहते हैं, एंजाइम और जो पित्तरस, रस जो है, वो सब कौन करेगा, बहिस्रावी ग्रंथियां इसको रिलीज करती हैं। तो आप देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको हम कब पढ़ेंगे, अभी जब डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा डाइजेशन सिस्टम जब पढ़ेंगे तब उसमें किस तरीके से जूस बन रहा है, किस तरीके से इसका काम है डाइजेस्ट करने का, वो पढ़ेंगे। और अभी किसको पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें देखो पहले देखना इसको थोड़ा सा, क्या है, निष्कृत ग्रंथि है। निष्कृत ग्रंथि तीन थी, कौन कौन सी थी, लीवर, पैंक्रियाज और गोनेट्स, तीन प्रकार, ये तीनों क्या थे, निष्कृत ग्रंथि। यानी इसमें अंतःस्रावी और दोनों फंक्शन। तो देखो ये पहले नोट कर लो जरा, ये डायग्राम भी नोट कर लो। देखो अब कहां से हेडिंग देखो, ये है डायग्राम बना लो ताकि ध्यान रहेगा। इसका शेप जो होता है लीफ शेप होता है, यानी पत्ती के आकार का। अब इधर देखो सब लोग, नोट हो गया है। अब ऐसा नहीं है पत्ती की इतना दिमाग में पेची बैठा लेना, पत्ती नहीं है, इसका शेप है, मतलब ऐसा समझ लो भुंटा देखा है ना, भुंटा है येलो कलर का, शेप उसी तरीके का शेप होता है इसका। तो हमने फिलहाल सब पीला कलर भरेंगे नहीं, तो फिलहाल ये देखो। अब यहाँ पर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, इसमें एक तो क्या पाया जाता है, लीफ शेप की तरह पाए जाते हैं, जिसमें ये इस तरीके से होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करेगा, यानी इसमें डक्ट पाया जाता है। दूसरा ये जो है, ये क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करेगा। अच्छा, पैंक्रियाज के बारे में जब एंडोक्राइन पढ़ रहे थे तो किसने बताया था, लैंगरहैंस ने, यानी इसके बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, लैंगरहैंस। सुना होगा नाम से, सुना है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं सुना है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करता है वो कौन काम करता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं वो अंतःस्रावी की तरह काम करती है।
यानी यही क्या करेंगी, हार्मोन का निर्माण करेंगे। और लैंगर-हैंस की दीपिकाएं जो हैं इन्हीं को क्या कहते हैं ये, अब दीपिकाएं का मतलब दीपिकाएं हैं ये, अंग्रेजी में अगर इसको लिखोगे तो आइलेट ऑफ लैंगर-हैंस, ठीक। यानी जिस वैज्ञानिक ने इसको खोज किया उसी के नाम पर हमने ये नाम रख दिया। अब ये क्या अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। तो ये पढ़ना है कब, जब डायरेक्शन पढ़ेंगे, ये आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या हार्मोन नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि इसे समझाने के लिए पूरा डायरेक्शन सिस्टम समझाना होगा। तो हेडिंग देखो, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। पानी है किसी के पास? आज का दिन ऐसा है, पानी गर्म हो गया, चलो गर्म हो गया, इतना काम। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इधर देखो, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। सबसे पहले पैनक्रियाज में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, बहिःस्रावी डायरेक्शन पढ़ेंगे। अंतःस्रावी में जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा बोलते हैं इनको, डेल्टा। अल्फा सेल ऑफ लैंगर-हैंस, यानी अल्फा लैंगर-हैंस की अल्फा कोशिकाएं। अगर हिंदी बोलोगे लैंगर-हैंस की अल्फा कोशिकाएं, हिंदी में लेते हैं, अभी लिख दे रहा हूं। कल चाहो तो अगर क्लास है कल बताओ उसकी रीजनिंग की, कल है ना? कल अगर रीजनिंग की क्लास होगी कहाँ? तो देखो, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं एंडोक्राइन की तरह काम करती हैं। 3 प्रकार की पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा। अब इसमें देखो, जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं, तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, तो ये करती हैं ग्लूकागोन, ठीक है। जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो ये हो रहा है। और बीटा सेल जो होता है ये करता है इंसुलिन। नाम सुना इंसुलिन का? बहुत ज्यादा सुना होगा इंसुलिन का, सुना है ना? डायबिटीज, अभी पढ़ेंगे कैसे डायबिटीज होती है, कैसे नहीं होती, क्या क्या समस्याएं होती है। और तीसरा होता है गामा, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो हार्मोन होते हैं ये किससे बनते हैं? जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? अरे भाई कुछ तो बोलो। डायबिटीज पेशेंट के लगाया जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि डायबिटीज, भाई डायबिटीज क्यों होती है किसी को पता नहीं। हमारे अंदर देखो समझ लो, पता आपको तो नहीं। इंसुलिन जो होता है, एक्चुअली इंसुलिन का काम क्या है, जैसे हमने कुछ भी खाया, ठीक, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाने से कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। जो भी हमने खाना खाया, हमने 2 रोटी खाई, 2 रोटी से क्या मिला हमको, ग्लूकोज मिला। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, हमारे शरीर में यूज हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर को 2 ग्लूकोज की जरूरत है, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज सीधे सीधे बॉडी ने यूज कर लिया, कोई समस्या नहीं, बॉडी एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन क्या हुआ, कभी बंदर को बढ़िया खाना होता नहीं होता है, तब क्या होता है, दबा के खाना खाते हैं। 2 की जगह 10 रोटी खा लेंगे। और मान लो 10 रोटी खाएंगे तो क्या होगा, 10 रोटी खाएंगे, शरीर को कितनी चाहिए, 2 रोटी। यानी 2 रोटी अगर 2 ग्लूकोज बना रही है तो 10 रोटी कितना बनाएंगे, 10 ग्लूकोज होगा। 10 ग्लूकोज बना
शरीर को कितने, 2 ग्लूकोज बच गए कितने, अब ये ग्लूकोज है अभी बच गए तो क्या होगा, जब जाएंगे तो ये सीधे सीधे जो भी खाते हैं वो क्या होता है ब्लड में जाकर के घुल जाता है। तो ग्लूकोज भी ये क्या होते हैं ब्लड में एडजस्ट हो जाते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। लेकिन हमने खाना ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, अब ये बन गया ज्यादा तो इसको ब्लड के अंदर अगर ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल हमारा बढ़ जाएगा। तो ये जो 8 ग्लूकोज एक्स्ट्रा बने इनको क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज 8 है, समझ लो इस चीज को, हमने खाना खाया, ये जो 8 ग्लूकोज एक्स्ट्रा बने ये क्या करेंगे, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन आया, इंसुलिन ने इसको स्टोर कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन। इसने क्या कहा, ग्लाइकोजन में इसे बदल दिया। अब ये ग्लाइकोजन में बदला तो ये किसमें, या तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में। ये हो गया ज्यादा इकट्ठा, जब एक्स्ट्रा तो है ये 2 बॉडी को जरूरत है, बाकी 8 जरूरत नहीं है। तो ये 8 को इसने क्या करा, ग्लाइकोजन में बदला और ये फिर कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में शरीर में इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, यानी ये ब्लड में नहीं मिला जा सकता। ये किसमें बदला, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन ने सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में इसे स्टोर कर दिया। अब ये बताओ कितना समझ आ गया, इंसुलिन अभी प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन अभी क्या हो, 10 रोटी खाई है, इंसुलिन बन रहा है कम बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा, 2 ग्लूकोज की जरूरत थी, इंसुलिन में कितना बनाया, ठीक, इंसुलिन प्रॉपर जो 9 ग्लूकोज बचे, एक तो चला गया, या कहते 2 अभी बन गए और कितने 8 बचे, लेकिन 8 में से ग्लाइकोजन में 8 के 8 कन्वर्ट नहीं हुए। उसने कितना करा, मान लो 6 ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया या कम को कर दिया, मतलब पूरी तरीके से जितना ग्लूकोज एक्स्ट्रा था उसको उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं किया। तो बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा, खून में, और खून में जाएगा तो ब्लड का शुगर लेवल क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। यानी समझ रहे, इंसुलिन अगर कम बन रहा है बॉडी के अंदर तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनके खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी अगर इंसुलिन कम बन रहा है। और यही क्या हो, इंसुलिन बनना ज्यादा बनना तो क्या होगा कि 10 रोटी थी, 2 शरीर को जरूरत थी, इनने क्या करा, ये 2 भी नहीं दिए शरीर को, 10 की 10 किसमें बदल दिए, खून में गया ही नहीं शुगर, यानी शुगर में वो खून में शुगर की मात्रा क्या हो गई, अब कम होगी ज्यादा। इसने क्या करा, 10 के 10 ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया, और चाहिए थे 2 चाहिए थे ब्लड के लिए, 8 चाहिए थे स्टोर करने के लिए, लेकिन उसने ब्लड को भी नहीं दिए। उसने क्या करा, जितना ग्लूकोज था सबको लिया, कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। तो खून के अंदर शुगर की मात्रा कम होगी ज्यादा, कम हो जाएगी। तो दोनों केस होते हैं, देखो जब शुगर बढ़ती है तो क्या होता है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, जो डायबिटिक पेशेंट को कमजोरी का एहसास होगा, भूख हमेशा लगती रहेगी, ठीक, टॉयलेट को बार बार जाते हैं, तो ये समस्या उनको फ्रीक्वेंट लेवल पर होती है। और अगर इंसुलिन में ज्यादा मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई फिर क्या होगा, तब भी तो समस्या हुई, तब भी तो प्रॉब्लम होगी। कहते हैं कि अगर किसी का शुगर लेवल घट जाए तो समझो वो उसके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सीधे सीधे तुम्हारा कोमा में जा सकते हो, तुम बेहोश हो सकते हो, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ये सारी समस्या हो सकती है। यानी शुगर लेवल अगर बढ़ रहा है तो शुगर लेवल क्या करता है, जो हमारे ऑर्गन है उन ऑर्गन को धीरे धीरे वो खराब होना स्टार्ट करता है। किडनी सबसे पहले खराब होती है, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी किडनी जो होती है सबसे पहले खराब होती है, तो वो धीरे धीरे ऑर्गन को डैमेज करेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज कम है, शुगर लेवल कम है तो क्या होगा, तुम्हें नॉर्मल समस्या नहीं होगी, तुम या तो कोमा में जा सकते हो, बेहोश हो सकते हो, ब्रेन डैमेज हो सकता है, मतलब सीधे सीधे मर सकते हो, ऐसी समस्या। तो जब शुगर ज्यादा होगी, वैसे जब यहाँ पर क्या था कि इंसुलिन कम बन रहा था, तब उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज हो गई इसको। जब इंसुलिन कम बनता है तो शुगर लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, यानी तब उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, मेलाइटस। और यहाँ क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, जब तुम्हारे अंदर शुगर
कम बनेगा। तो लिखो इसमें जरा, पहले ये देखो, ये वाला देखो अल्फा बीटा गामा, ऐसे हार्मोन है, देख लिया। अब इसमें इसके आगे लिखो इनके नाम वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक क्या है? मुरलिन, यहाँ पर 14 वैज्ञानिक थे, इसका नाम है बेंटिस। ठीक है, यहाँ पर क्या थे? सोमैटोस्टैटिन बहुत ही कम मात्रा में शरीर के अंदर बनता है, इसको बहुत ही लेट देखा गया। इसलिए क्या हुआ कि 14 वैज्ञानिक मिलकर थे, 14 वैज्ञानिकों का नाम आता है सोमैटोस्टैटिन के लिए। लेकिन मुरलिन और किम्बल, बेंटिंग और वेस्ट, ये क्या है? इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। ये नोट कर लिया। अब ये चीज अभी हम पूरी तरीके से पढ़ाएंगे आगे, अंदाजा लगा देते हैं ताकि समझ आ जाए। अब ये बताओ, देखो जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोन है वो दो तरह से बनके मिलकर बने होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है इंसुलिन किससे मिलकर बना होता है, ठीक, या तुम्हारा कौन सा ग्लूकागॉन या सोमैटोस्टैटिन हार्मोन किससे मिलकर बने होते हैं। तो हार्मोन नॉर्मली दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो बने होते हैं प्रोटीन से, पहले इसका नाम ही लिखो। पेप्टाइड मतलब हार्मोन के अगर प्रकार पूछे जाए कितने प्रकार के होते हैं? दो, क्योंकि दोनों है हार्मोन, लेकिन एक किसी और चीज से मिलकर बनना है, दूसरा किसी और चीज से। और दूसरा होता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सुना होगा? हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, पेप्टाइड और स्टेरॉइड। अब जैसे मैं कहूँ कि इंसुलिन किससे मिलकर बना होता है या सोमैटोस्टैटिन किससे मिलकर बना है, तो वो किससे मिलकर बने हैं? तो जितने भी पेप्टाइड हार्मोन होंगे ये किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन। अब इनको पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इनको पहचानना बहुत है। इनके नाम के अंत में क्या आ जाएगा? जिस हार्मोन के नाम के अंत में क्या आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। स्टेरॉन शब्द आ जाए, समझ लो क्या है? किससे बना होगा? फैट से मिलकर बना होगा या कार्ब से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन पहचानना मुश्किल है। इसके लास्ट में क्या आएगा? पहचानने के लिए लास्ट में शब्द जो भी होगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में स्टेरॉन नहीं आ रहा, यानी वो किससे मिलकर बना होगा? प्रोटीन से। लेकिन अगर तो टेस्टोस्टेरोन तो वो क्या आएगा? स्टेरॉन आ गया, इसका मतलब किससे मिलकर बना होगा? फैट से। और क्वेश्चन आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना होता है फैट से, प्रोटीन से, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? फैट से मिलकर बना होता है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? स्टेरॉन। नाम चाहिए टेस्टोस्टेरोन। इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है? बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जितने भी हैं आप ये बताओ, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन, स्टेरॉन आ रहा है लास्ट में? आ रहा है? हिला दिया सर, आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और सोमैटोस्टैटिन है। जितने भी ये हैं ये किससे हो जाएंगे? प्रोटीन से मिलकर बनेंगे।
गया। देखो हमें पढ़ना केवल ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन के बारे में, तीन के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये तीनों हार्मोन किससे मिलकर बने? प्रोटीन से। तो क्वेश्चन अगर आ रहा है कि किससे मिलकर बने, तो प्रोटीन, और बाकी जितने भी होंगे वो फैट से मिलकर बने होंगे। लास्ट में क्या आएगा? स्टेरॉन। पहचानने का है कि कोई भी टेस्टोस्टेरोन है किससे मिलकर बना है, तो स्टेरॉन जिसके लास्ट में आ जाए वो सब क्या होंगे? फैट से मिलकर बने, और बाकी सब प्रोटीन से। ठीक है, तो लिखो। अब पहले इंसुलिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको लिखता है। देखो इंसुलिन के कार्य, इंसुलिन के कार्य, तो बताइए अगर इंसुलिन ज्यादा शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाए या इंसुलिन ज्यादा बनने लगे तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़े मान लो, तो क्या होगा? हमें इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उसका? घटेगा। घटेगा ना। यानी अगर इंसुलिन ज्यादा बन रही है तो शुगर लेवल घटेगा। इंसुलिन कम बन रही है, इसके कारण क्या हो रहा है? शुगर लेवल बढ़ रहा है, तभी तो बाहर से इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो देखो इंसुलिन के कार्य में देखो, पहले चाहे शॉर्टकट में थोड़ा सा याद करने के टर्म में ये बता दो इधर वाला, पीछे से ये आवाज आ रही है मजबूती से। देखो मैंने बताया था जैसे इंसुलिन का काम क्या होता है? जैसे जो भी है खाना खाया हमने, उस खाने से हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जो भी खाना खाया उससे मिलेगा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या हुआ? ये सीधे ब्लड में जाएगा, लेकिन जितना चाहिए उतना ही जाना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा चला जाएगा तो खून में चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, ग्लूकोज को, और कौन सा होगा ये? अतिरिक्त एक्स्ट्रा वाला। खाना खाया, जितना शरीर को चाहिए था उतना ले लिया, लेकिन जितना ग्लूकोज बच गया अब उसको क्या करेगा? ये ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देगा। अब ये ग्लाइकोजन में जो बदला ये किस में हो जाएगा? संचित होगा कहाँ पर? शरीर में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट या वसा की फॉर्म में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। वैसे हम लोग हैं, हम लोग डायबिटिक तो थोड़े ही हैं, हम लोग का जो ब्लड शुगर लेवल है कंट्रोल रहता है। यानी हम जो खाना खा रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है, जैसे मान लो खाना अच्छा बन गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदलेगा और ये शरीर में फैट या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाएगा। यहाँ तक तो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन अब क्या होगा? इंसुलिन कहाँ पर एक्ट करेगा? कि जब अतिरिक्त ग्लूकोज आया, इंसुलिन ने क्या करा? इसको ग्लाइकोजन में बदल दिया। अगर पूरी तरीके से बदल दिया, यानी जितने 10 ग्लूकोज थे, शरीर को कितने चाहिए? 2 ग्लूकोज, बाकी प्लस ये किसको चाहिए? बॉडी, मतलब ब्लड में जाना चाहिए। और प्लस का 8 जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा। ये क्या है? एक्स्ट्रा। अभी 8 ग्लूकोज को बदलने का काम है इंसुलिन का। जितना जरूरत था वो तो ब्लड में चला गया, बना के उसने भेज दिया ग्लूकोज को, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचा अब ये क्या करेगा? यहाँ पर कौन रोल करेगा? इंसुलिन। अगर ये 8 के 8 को इसने क्या करा? बदल दिया, तब तो शरीर सही चल रहा है। लेकिन 8 में से क्या करा? सारे 8 को नहीं बदल पाया, 5 को ही बदला, तो क्या होगा? कि फिर भी ग्लूकोज बच गया ना, और जो ग्लूकोज बचा वो कहाँ जाएगा? खून में। खून में जाएगा तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वहां से क्या होगा? हमें डायबिटीज हो जाएगी। अब लेकिन क्या होगा? 8 के 8 बना, 8 एक्स्ट्रा थे, अब इसने क्या करा? इनको तो कन्वर्ट करा ही करा, और ये 2 ग्लूकोज इनको भी कर दिया, तो क्या होगा? ये तो सब खून में जा रहे थे, यानी खून में
में ग्लूकोज की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, उसे कहेंगे डायबिटीज। ठीक है, नोट करो इसे। पानी वानी देते रहो, बीच में हम लगा बेचना पड़ा आज कुछ ज़्यादा ही क्या चल रही है, गर्मी भी है, साथ लग रहा है भरा भरा और गला सूख रहा है। और हो गया, आज सर पहला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा समझ आ गई? ये देखते रहना, कैमरा बंद ना हो जाए। चल रहा ना, हमारे फोन में सिस्टम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका बंद हो जाता है। हम बंद नहीं हो रहे, देखो इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। नहीं होगा सर, वो अपने आप मन बता लेते हैं, नहीं होगा सब बंद मत करो। अरे नहीं होगा उससे। ये कभी नहीं चलता। अब इधर देखो, ये हो गया इंसुलिन के कार्य में पहला पॉइंट लिखो, क्या काम होते हैं इंसुलिन के। ये लिखो, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को, हाँ इसमें पहला काम, ये तो हमने लिखवा दिया ताकि याद रहे किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन या वसा में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजन, ये लिखा है, ग्लाइकोजन या वसा में परिवर्तित करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, अभी क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये क्या करता है, शरीर ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल उसको कंट्रोल करेगा, ये इंसुलिन। तो देखो, यह रक्त के शर्करा को ब्रैकेट में लिख लो चाहे, तो ये क्या है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, रक्त के शर्करा को ब्रैकेट लिख लो, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। एक चीज और, ये जो एरो बनाया है इसके नीचे ये देख लेता हूँ, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जब ग्लूकोज किसमें बदले, ग्लाइकोजन में, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन तो बदल रहा है, तो ये पहले देख लो एरो के नीचे और फिर इसके बारे में देखो। देखो पॉइंट देखो, इंसुलिन ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कितना समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आप कभी देखना जब शुगर लेवल टेस्ट होता है तो कैसे करते हैं टेस्ट? किसी का शुगर टेस्ट होती है तो शुगर टेस्ट में दो ऑप्शन होते हैं, दो बार होती है शुगर टेस्ट। पता नहीं कभी भी शुगर टेस्ट होगी तो क्या होगी? पहले क्या करेंगे कि खाली पेट होता है कि आप खाली पेट तुम्हारा शुगर लेवल कितना हो चेक करा जाएगा, और फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद शुगर लेवल कितना हो चेक किया जाएगा। तो दो तरीके से शुगर लेवल चेक की जाती है। मतलब तुमने रात में खाना खाया तो सुबह अगर डायबिटीज है तो मेरा नहीं है, उसके लिए शुगर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना होगा? सुबह खाली पेट पानी तो पी सकते हो लेकिन खाना वाना कुछ नहीं खाना है, तो खाली पेट पहले जाकर के अपना शुगर टेस्ट कराओगे, और दूसरा फिर क्या कराओगे? फिर खाना खा लो और 1-2 घंटे बाद फिर जाकर शुगर टेस्ट कराओ। तब पता चलता है कि तुम्हें एक्चुअल में शुगर है या नहीं। ऐसा होता नहीं होता? कभी भी एक बार में पता नहीं चलेगा आपको शुगर है नहीं, क्योंकि एक बार में आप टेस्ट कराओगे तो क्या होगा? खाना खा रखा है, सीधी सी बात है, ज्यादा आएगा ब्लड शुगर लेवल। तो ये देखो तो शुगर टेस्ट होता है या कह लो डायबिटीज का टेस्ट होगा, वो एक तो होता है खाली पेट और दूसरा खाना खाने के बाद। जैसे कहते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है? 80-120, यानी 80 न्यूनतम और 120 उच्चतम। लेकिन किसी का होता है 80 और 120, ये आइडियल है। एक्चुअल एक्यूरेट बहुत मुश्किल से ही आ पाएगा दोनों का 80 और 120। हो सकता है 121 आए, 117 हो जाए, मतलब 120 और 80 दोनों एक्यूरेट आना, ऊपर का सही आएगा तो नीचे का सही नहीं आएगा। ठीक, तो खाली पेट अगर हम शुगर टेस्ट कराएंगे तो हमारे अगर हम सही हैं, स्वस्थ हैं, तो कितना आना चाहिए? यानी 100 ml में कितना आना चाहिए? 60 से 80 मिलीग्राम शुगर होनी चाहिए। ठीक, और खाना खाने के बाद रजिस्टर है ना कोई साइन वाला, आज वो भी नहीं है। नहीं है तो देखो 60 से 80 मिलीग्राम यानी जो शुगर की क्वांटिटी ब्लड के अंदर कितनी होनी चाहिए? ग्लूकोज की क्वांटिटी 60 से 80 मिलीग्राम 100 ml। ठीक है, और अगर खाना खा लिया तो 120 से 140। किसी का 150 से अभी मान लो खाना हमने बहुत अच्छे से खा लिया, मिठाई खा रहे हैं, क्या होगा? 140 हो सकता है, 150 आ जाए, 160 आ जाए, लेकिन वो अगर 200 आ रही है तो समस्या है, 140 है, 140 आ रही है तो ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है? ये 80 से 120 जैसे ब्लड का होगा वैसे ही किसका होगा? इसका होगा। ब्लड का 80-120 होता है, लो बीपी मिनिमम कितना? 80, हाईएस्ट 120। ऐसे यहाँ पर अगर एवरेज निकालते हैं तो अगर तुम्हारा 80 से 120 के बीच में आ रहा है तो आप स्वस्थ, कोई समस्या नहीं है। ये क्या हो गई? नॉर्मल ब्लड
शुगर लेवल। अगर क्वेश्चन आता है कई बार, डॉक्टर अभी तक जो होम्योपैथी के बारे में नहीं पढ़ा था, तो डॉक्टर आते शुगर लेवल 108 है, हम यही कंप्लीट कर देते 108 सही है या खराब है, हमने कह दिया सही है तो सही है, खराब है तो खराब है। लेकिन एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है 60 से 80, 120 से 140। अगर हमारा 120 से नीचे और 100 से ऊपर आ रहा है या 80 से ऊपर आ रहा है तो हमारा सही है, कोई समस्या नहीं। और अगर यही क्या हो कम होने लगे तो क्या होगा, समस्याएं क्रिएट होने लगेगी। तो अच्छा एक चीज बताओ, जो इंसुलिन है, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल को यानी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है या घटाता है। इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा। किसी का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो इंजेक्शन पर इंसुलिन देते हैं और नहीं बढ़ जाएगा उसका शुगर लेवल। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा को स्टोर करने का काम है। इसको क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, इंसुलिन का। यानी जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है उसको स्टोर करेगा ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट या कार्ब की फॉर्म में। अब अगर इंसुलिन ज्यादा बन रहा है तो सभी ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर देगा ये, जब सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में तो ग्लूकोज ब्लड में कम नहीं हो जाएगा। तो इंसुलिन को जो ब्लड शुगर लेवल है उसके अपोजिट होगा नहीं होगा। अगर किसी के अंदर डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया यानी डायबिटीज हो गई तो उसके अंदर इंसुलिन कम हो गया, और जिसके अंदर ये कम है उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा है, तो ये अपोजिट होगा, समझी। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी। अगर इंसुलिन यहाँ पर बढ़ेगा तो ब्लड शुगर लेवल घटेगा, और ये घटेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। समझ आया? पीछे समझ आ रहा है नहीं? आप इंसुलिन से क्या क्या बीमारी हो सकती है, मतलब इंसुलिन कम या ज्यादा बनने से तो क्या होगा। जितने दो प्रकार पढ़ रहे थे, एक क्या पढ़ रहे थे, हाइपोसिक्रेशन, इसमें क्या होगा, इंसुलिन क्या होगा, कम बनेगा, और एक में क्या होगा, हाइपरसिक्रेशन, इसमें इंसुलिन अधिक बनेगा। देखो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, पता नहीं तो दोबारा करेंगे, मुलाकात होना है, जीवन से इतना छोटा है बस पता नहीं चल सकता कौन कहाँ निकल जाएगा। तो बताओ इंसुलिन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, इसका क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन, इंसुलिन कम बन रहा है, और यहाँ पर ठीक यहाँ कम बन रहा है, यहाँ पर ज्यादा बन रहा है। तो बताओ जहाँ पर कम बनेगा तो यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो एक बीमारी हो जाएगी, तो बीमारी का नाम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, पूरा नाम ये होता है। मधुमेह हिंदी में क्या बोलते हैं, डायबिटीज यानी मधुमेह। इंसुलिन की मात्रा अगर घट रही है तो हमको डायबिटीज हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, इंसुलिन बढ़ रहा है घटेगा, अभी घटेगा तो यहाँ पर जो बीमारी होगी वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि इनमें से खतरनाक कौन सी ज्यादा है, तो खतरनाक तो ये भी है, लेकिन ये क्या करती है, एकदम से इंसान भी चला जाता है, धीरे धीरे जाएगा, गुर्दे खराब होंगे, सबसे पहले
बेकार मुंह से बोलना बंद कर दो, ठीक, ब्रेन डैमेज हो जाए, ब्रेन डेड हो जाए, ये बीमारियां, ठीक, देख लो ऐसा। तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक होने लगती है, यानी बढ़ जाती है, और जब डायबिटीज कम होती है शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। समझ आ गया? अब दर्द दिमाग में अभी देखा होगा बच्चों को भी डायबिटीज हो जाती है, देखा है ना, और बूढ़ों को तो होती है नहीं, उनको तो होना ही होना है, लेकिन कई बार बच्चों को भी डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? बच्चों के अंदर जो समस्या होती है, तो इसलिए दो प्रकार की डायबिटीज जो होती है दो प्रकार से बढ़ी जाती है। एक तो डायबिटीज मिलाइटिस होती है और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। देखो यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे ये वाला डायबिटीज और भी कारणों से होती है, वो कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस, और ये कहाँ पर होता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन होता है एडीएच, उस हार्मोन के कारण होता है। तो ये अभी भी पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे। पीछे इधर देखो, दो प्रकार की डायबिटीज होती है, ये वाली हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। अभी कौन सी जो नॉर्मल जो डायबिटीज होती है वो कौन सी है? ये वाली डायबिटीज मेलाइटस। और एक बार क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन होता है ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसकी कमी या अधिकता के कारण जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, देख लो इसमें। दो प्रकार की डायबिटीज है, तो अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? आगे क्या है? क्या लिखा है आगे? ठीक, नोट कर लो सर। कई बार बच्चों में डायबिटीज होती है और बड़ों में भी होती है। तो डायबिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, टाइप 1 और टाइप 2। जो बड़ों में होती है सर वो कौन सी होती है? टाइप 2। जो बच्चों में होती है वो टाइप 1 होती है। तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो ये बताओ, बच्चों में डायबिटीज की समस्या ज्यादा देखी गई है कम? कम, यानी करीब 5 से 10% जो होती है वो टाइप 1 होती है, और बाकी जो टाइप 2 है, हम सब में क्या होता है, हम लोग तो बड़े ही हो गए, तो हमारे अंदर जो डायबिटीज होगी वो टाइप 2 लेवल की होगी। तो टाइप 1 में लिख लो और टाइप 2 में लिख लो, ये कौन सी होती है, क्या क्या समस्या होती है, क्या क्या सिम्टम होती है, तो लिखो। देखो इसमें टाइप 1 डायबिटीज में बहुत सही, टाइप 1 डायबिटीज में शरीर की इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता
शरीर की इम्यूनिटी, टाइप 1 डायबिटीज में शरीर की इम्यूनिटी इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल या बीटा कोशिका, इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिका को नुकसान करने लगती है। कितना सुकून लगा। बीटा कोशिका को नुकसान करने लगती है, नुकसान मतलब क्षतिग्रस्त करने लगेगी। देखो ये, और इसको क्या कहेंगे, आगे लिख लेना, ऑटो इम्यून कंडीशन। अब लग रही है, ऐसा लगा ऊपर के अंदर बैठे हैं। देखो करने लगती है, आगे इसके ब्रैकेट लिख लो, ऑटो इम्यून कंडीशन। ये है क्या, समझ लो। पानी नहीं गिरी है इसमें। हाँ गर्मी होती है, पसीना तो ऐसे निकल रहा है। अब जरा देखो इसके ब्रैकेट में ऑटो इम्यून कंडीशन। जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें क्या होता है कि शरीर की, देखो मैंने बताया था बीटा सेल जो होती है किसका निर्माण करती हैं, इंसुलिन का। अब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या करे, उन बीटा सेल को खत्म करने लगे, डैमेज करने लगे, तो क्या होगा, इंसुलिन का निर्माण होगा। तो ये क्या है, शरीर की इम्यूनिटी ही क्या कर रही है, बीटा सेल को डैमेज कर रही है। अब बताओ, बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करती है, अब जब बीटा सेल ही डैमेज होने लगेंगी तो क्या इंसुलिन का निर्माण होगा? जब इंसुलिन का निर्माण होगा नहीं तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इंसुलिन कम बन रहा है बिल्कुल, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, इंसुलिन का निर्माण से नहीं हुआ, इंसुलिन का निर्माण कम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीटा सेल ही डैमेज हो रही है। जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तब उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इसको, क्या हुआ, इन्वर्टर नहीं चल रहा है, नहीं चलता, चलता है। दूसरा पॉइंट देखो, वो बीमार है भैया, दूसरा चार्ज नहीं होता ना। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, यह सामान्यतया, देखो इसी में दूसरा पॉइंट देखो, यह सामान्यतया, समझ लो भाई जी सर, यह सामान्यतया बचपन में, यह सामान्यतया बचपन में होता है, यह सामान्यतया बचपन में होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में, विकसित हो सकता है, किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है। तीसरा पॉइंट, हमारे साथ पर्सनल तीसरा पॉइंट देखो, इसके लक्षण, प्यास बढ़ना, भूख बढ़ना। इसके लक्षण क्या होंगे, प्यास बढ़ना, भूख बढ़ना, भूख लिख लिया, प्यास बढ़ना, भूख बढ़ना, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना, यूरिनेशन। ठीक है, लोग बार बार टॉयलेट जाएंगे, डायबिटीज वाले जो होते हैं, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसको डायबिटीज होती है, बार बार टॉयलेट जाते हैं। ठीक, ये हो सकते हैं। और क्या होगा, डायबिटीज वाले कभी भी हेल्थी नहीं रहते, कमजोर होने लगते हैं अंदर से, यानी इनका वजन क्या होगा, घटने लगेगा, वजन का घटना।
टाइप 1 डायबिटीज होगी उसमें क्या होगा, शरीर ऑटो इम्यून हो जाता है, जिस कारण क्या होगा, इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स नष्ट होने लगती हैं। इस कारण क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइप 2 डायबिटीज। सर फोटो दीजिए। हाँ फोटो आप इसके बाद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा, देखो टाइप 2 डायबिटीज इसमें क्या होगा, इंसुलिन जो है बनता तो पर्याप्त मात्रा में, देखो इसमें इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, हाँ टाइप 2 में देखो इसमें क्या होगा, इसमें इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता है, लेकिन शरीर इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता, लेकिन शरीर इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता, जिससे शरीर में जिससे रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता है, परंतु शरीर इसका यूज नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, या ब्लड शुगर लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, अधिक किस प्रकार के लोगों को, ये तो बच्चों में पाया जाता है, टाइप 1 क्या होगा ज्यादातर बच्चों में, और टाइप 2 बूढ़ों, जैसे जिनकी उम्र 45 या उससे ऊपर होती है। तो देखो दूसरा पॉइंट यह है, सामान्यतया सामान्यतया 45 की उम्र के बाद होता है। यह सामान्यतया 45 की उम्र के बाद होता है, लेकिन यह भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह भी किसी भी उम्र में हो सकता है। जो एलोवेरा जूस होता है वो भी क्या करता है, बीपी को डाउन करता है। एलोवेरा अगर आप सुबह सुबह पी रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर जो बीपी है उसको डाउन कर देगा। डायबिटीज का पेड़ ही तो है, डायबिटीज पौधे उसकी पत्ती फैल जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखो, लक्षण क्या होंगे। हाँ, इसके टाइप 2 में लक्षण, तीसरा पॉइंट, लक्षण क्या होंगे, ज्यादा भूख लगना, प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, प्यास लगना, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसको बोलते हैं, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना, और आंखों की रोशनी कम होना, आंखों की रोशनी घटना, आंखों की रोशनी घटना। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जनरली जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 से होती है टाइप 2 से, तो कौन सा आएगा, टाइप 2, क्योंकि बड़े लोगों में ज्यादा इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में कम पाई जाती है। तो ये जो होगी करीब 95% लोगों में पाई जाएगी, जो पॉपुलेशन है 95% में ज्यादा कौन सी पाई जाएगी, और 5% टाइप 1 डायबिटीज के लिए होते हैं जो बच्चों में पाया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन लिखो, कौन सा मिनरल, क्वेश्चन लिखो कौन सा मिनरल, खनिज, कौन सा मिनरल इंसुलिन
के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा मिनरल इंसुलिन के लिए महत्वपूर्ण है? सर हाँ, कैसे बोलते हैं? जैसे कौन सा इंसुलिन है, हम कौन सा खनिज प्रॉपर मात्रा में लें जिससे बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल हो जाए? तो मिनरल कौन सा है? खनिज। तो कौन सा खनिज इंसुलिन के लिए महत्वपूर्ण है? तो जिंक। जिंक जो है इंसुलिन के लिए बहुत, ये क्या करता है? इंसुलिन फॉर्मेशन में मदद करता है, इंसुलिन के निर्माण में। ठीक है। हमारी नींद जो स्लीप होती है उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? जिंक। तीसरा, चोट लग गई। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जब कभी ऑपरेशन करा जाता है तो सबसे पहले उनका क्या, कभी भी देखना किसी भी व्यक्ति का जब ऑपरेशन करा जाएगा तो उनका शुगर लेवल चेक करा जाता है। करा जाता नहीं? कभी देखा हो? शुगर लेवल क्यों चेक किया जाता है? शुगर लेवल अगर होगा, अगर उसे डायबिटीज है तो उनके जो घाव होंगे वो हील करने में बहुत समय लगता है, यानी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके घाव अगर जख्म उसके हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो घाव को ठीक करने में भी कौन सहायता करता है? जिंक। ठीक है। और क्या होता है? मान लो चोट लगी, जल्दी से ठीक हो गई तो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया इम्यूनिटी है तुम्हारे शरीर की। कहते नहीं कहते हैं? चोट लगी, ब्लड ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया, नहीं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? पूरा गला सूख गया है। पानी से तो प्यास नहीं लगेगी क्या? नहीं, अब हम नली हम लोग लगवा लेंगे। तो देखो, जिंक जो है, जिंक के 3 काम 4 काम होते हैं। एक तो क्या करेगा? तुम्हारे बॉडी के अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। दूसरा क्या करता है कि तुम्हारी नींद, अगर तुम्हें नींद सही से नहीं आ रही है तो उसको भी, अगर तुम जिंक प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो तो तुम्हारी नींद जो स्लीप साइकिल है वो भी ठीक हो जाएगी। घाव चोट फोट लग रही है, ठीक नहीं हो रहे हो, सीधी सी बात है जिंक की कमी है। और इम्यूनिटी बेकार है, तब भी क्या है? जिंक की कमी है। तो जिंक मिलता कहाँ से है? जिंक कहते हैं इसका खरबूज, खीरे, ये सब खाने चाहिए क्योंकि इन सब में क्या पाया जाता है? जिंक। जितने भी लिक्विड डाइट होती है जिनमें लिक्विड बहुत ज्यादा, पानी वाले फल जो होते हैं उन सब में जिंक बहुत पाया जाता है। तो सस्ते नहीं है? सस्ते तो नहीं है। ये समझ आ गया कि इंसुलिन के लिए जिंक कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिंक क्या करेगा? इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस करेगा, तुम्हारी नींद अच्छी करेगा, चोट फूट लग जाएगी उसको सही करेगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जिंक के सोर्स लिख लो। जिंक के सोर्स पानी वाले फल, पानी वाले फल, ठीक है। ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट, रेजिन, ठीक। जो किशमिश होती है, किशमिश के अंदर भी क्या पाया जाता है? जिंक बहुत पाया जाता है। काले अंगूर, हाँ, अंगूर को क्या बोलते हैं? काले अंगूर और जामुन, ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ जिंक।
शाम को अंग्रेजी में पता नहीं चला ब्लड तो उसका बोलते ही नहीं। क्या बोलते हैं नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा इंसुलिन कंप्लीट हो गया। कहीं उंगली में आप पैर में लोहा लग जाता है तो किडनी हो जाती है। हाँ। वो किसकी कमी फिटनेस कमी से नहीं होती, फिटनेस तो वायरस है, बैक्टीरिया और है? वायरस किसी किसी के नहीं होती है वो चीज़, आप अपने आप ही ठीक हो जाती है। देखो शरीर की अपनी इम्यूनिटी है और कहते हैं फिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए जीवन में एक बार तो लगे ही लगे, जब भी चोट लगती है तो लगवा लेना चाहिए। तो जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं बॉडी के अंदर ये एकदम से एक्टिव नहीं होते कभी भी। फिटनेस का अगर मान लो किसी को फिटनेस है तो एक आध साल उसको पता चलता है, या जिसको रेबीज कुत्ते ने काट लिया है तो उसको भी सालों साल तक तो बिल्कुल इनएक्टिव रहता है वायरस, फिर धीरे धीरे इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। जब वो प्रभावित करना एक्टिव होता है फिर उसका कोई इलाज होता नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि फिटनेस है या रेबीज है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को काटा हुआ हमने आज तक रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया, लेकिन अगर वो फैल गया तो समस्या होगी। और रेबीज ऐसा नहीं है कि रेबीज हर कुत्ते के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन अगर पागल कुत्ते हैं उनके ज़्यादा पाए जाते हैं। तो और जो मान लो नमक खा रहा है उसके प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही फिटनेस का क्या है, लोहा भी कौन सा हो, जंग लगा हुआ, चाकू से काटोगे तो नहीं होगा, कितनी छोटा लगा है। तो जिनके सोर्स हो गए, हमारा इंसुलिन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब लिखो दूसरा हार्मोन कौन सा था, इधर देखो ग्लूकागोन के कार्य एक देखो तीन थे, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा या डेल्टा सेल। अल्फा सेल में कौन सा था ग्लूकागोन, बीटा में इंसुलिन हो रहा था, तीसरे में क्या होता सोमैटोस्टेटिन। तो इंसुलिन पढ़ लिया आपने, अब क्या पढ़ेंगे ग्लूकागोन के कार्य। इसमें लिखो इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था। ये क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज। अब कई बार क्या होता है, हम लोग रखते हैं फास्ट, याद होगा कुछ तो रखते भी होंगे, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो उपवास रखते हैं उस समय तो खाना लेते हैं हम, पूरे दिन भर क्या होता है नॉर्मली खाना नहीं खाना चाहिए उपवास में, तब लेकिन शरीर तो चल रहा है, शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, ब्लड में शुगर की मात्रा भी बैलेंस रहनी चाहिए, वरना क्या होगा जैसे वो ऊपर या नीचे होगी तो हमें समस्या क्रिएट होने लगेगी। तो जब हमें होता उपवास तब क्या करता है, तब कौन काम करेगा, इंसुलिन तो जब खाना खा रहे हैं तब काम करता है, और जब खाना नहीं खा रहे हैं उपवास कर रहा फास्ट है हमारा, तब कौन काम करेगा, ये क्या नाम है इसका ग्लूकागोन, ये क्या काम करेगा, ये जो अभी स्टोर हुआ था ग्लाइकोजन में जो स्टोर हुआ था, ये किसको वापस किसे बदलेगा, इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में जिसको हम कह रहे हैं, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है, ग्लूकागोन। ठीक, देखो ऐसे लिख लो, यह संचित वसा को, देखो यह संचित वसा को, यह संचित वसा को ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन
में बदलता है कब काम करेगा? ग्लूकागॉन कब एक्टिव होगा? जब हम भूखे रहेंगे, खाना नहीं खा रहे हैं, तो शरीर के अंदर जो फैट एक्स्ट्रा है, एनर्जी जो स्टोर हुई है, देखिए थोड़ा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी ग्लूकोज। इसलिए कहते हैं वेट कम करना हो भूखे रहना स्टार्ट हो। बिल्कुल सही है। व्रत नहीं, उपवास। व्रत और उपवास में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है व्रत और उपवास में? व्रत में व्रत का मतलब है संकल्प, ठीक है। उपवास है कि आप भूखे रह रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, उपवास। बिल्कुल कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। व्रत का मतलब संकल्प, कोई संकल्प ले लिया, मैंने संकल्प ले लिया आज से मैं 4 घंटे सोऊंगा, ये है व्रत। उपवास क्या है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा या पूरे महीने भर खाना नहीं खाऊंगा, ये उपवास है। तो संकल्प, हाँ ये संकल्प होगा, व्रत लिया है कि मैं उपवास 30 दिन तक करना है। तो व्रत और उपवास में अंतर होता है। नॉर्मल लोग कहते हैं व्रत है, व्रत नहीं उपवास होता है। तो देखो यह मेनली तब कार्य करता है, यह मुख्यतः तब कार्य करता है यह मुख्यतः तब कार्य करता है जब हम भूखे रहते हैं। जब हम भूखे रहते हैं, अच्छा उसको उपवास नाम दे दो। भूखे रह रहे हैं तो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे तो कौन काम करेगा? ग्लूकागॉन, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इस प्रक्रिया को समझ आ रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का। फैट या वसा ग्लूकोज में बन रही है, तो इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस या क्या बोलेंगे हम, ये भी कहते हैं कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लाइकोजन लिख लो और लिसिस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दो में से कोई भी नाम आ जाए इसका मतलब क्या है कि इसमें फैट या वसा जो है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। ठीक है, इस प्रक्रिया को आगे बताओ। शरीर में ग्लूकागॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है या घटाता है? ये घटाता है। हम भूखे रह रहे हैं तो क्या हुआ? बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, यानी बॉडी को ब्लड में शर्करा, जो ब्लड में शुगर लेवल है वो रहना चाहिए फिक्स। उसको फिक्स रखने के लिए बाहर से तो खाना मिला नहीं है, तो क्या हुआ कि शरीर के अंदर एक ग्लूकागॉन है, ये क्या कर रहा है कि शरीर में जो फैट स्टोर था उसको इसने ग्लूकोज में कन्वर्ट करा। क्यों कन्वर्ट करा? ताकि ये ग्लूकोज कहाँ चला जाए? ब्लड में, और ब्लड का शुगर लेवल फिक्स रहे। तो ये बताओ ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ा रहा है। ग्लूकागॉन क्या करता है कि ब्लड में जो शुगर लेवल है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना रहा है, बॉडी के अंदर जो भी स्टोर था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, जिससे ब्लड में जो शुगर लेवल कम हो रहा था उसको ये बैलेंस कर देगा, यानी बढ़ाएगा। अगर ग्लूकागॉन ज्यादा बन रहा है तो शुगर लेवल ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा, और ग्लूकागॉन कम बन रहा है तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि ये कब एक्टिव होगा? जब हम भूखे रहेंगे, और जब भूखे रहेंगे तो खाना तो ले ही नहीं रहे। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्रत रखता है और रास्ते मतलब दिन भर का रखा, आधे रास्ते में गिर पड़े, दोपहर में या 1-2 बजे बेहोश हो जाते हैं। तो क्या हुआ? बेहोश कब हुए? यानी शुगर की मात्रा कम हो गई, तभी तो बेहोश हुए। और शुगर की मात्रा कब कम हुई होगी? बनना चाहिए था ग्लूकागॉन, वो क्या करता? ग्लूकोज बनाता, बैलेंस करता। लेकिन क्या हुआ? ग्लूकागॉन बना नहीं तो क्या हुआ? ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज नहीं बना तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई, हमें क्या आने लगे? चक्कर आने लगे। सर टाइम हो गया। नहीं हुआ
कैसे हो जाएगा? नहीं हुआ। देखो इसमें ये समझ लो सोमैटोस्टैटिन का कंप्लीट होता है। अरे एक 45 की क्लास स्टार्ट हुई थी, ठीक है, एक 45 नाम का क्योंकि 13 बजे तो हम नहीं निकले वहाँ से, तो अब वो टाइम हो गया। अब इधर देखो, इसमें देखो तीसरा पॉइंट, इसमें डिसीज देख लो। ये समझ आ गया कि ग्लूकागोन क्या करता है? अगर मैं कहूं ये ब्लड शुगर लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? बताओ, डायरेक्टली होगा नहीं होगा? ये क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये तो काम है इसका। यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये घट जाएगा। ये लिखो से मॉलिक्यूलर डिसीज। देखो ब्लड में अगर शुगर लेवल कम हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे डायबिटीज है, या ज्यादा हो गया तो डायबिटीज तब होगी ना इंसुलिन के कारण होगी। ग्लूकागोन से ये बीमारी नहीं होती, इसमें शरीर में बढ़ सकती है कभी और कभी कम हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। डिसीज कौन कौन सी होगी इससे? एक तो मान लो ये हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, कल ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। ग्लैंड जितने पढ़े सब इसमें लिखो। ग्लूकागोन कम हुआ तो शुगर लेवल बढ़ेगा घटेगा? ग्लूकागोन कम हुआ तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा नहीं होगा? ब्लड में शुगर लेवल, मैं डायबिटीज थोड़ी पूछ रहा हूँ, डायबिटीज को थोड़ी, ये डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज इंसुलिन के कारण। यहाँ क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाना है घटाना। ये वैल्यू घटेगी तो ये घट जाएगी, ये घटेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये घटेगा तो ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मान लो ग्लूकागोन घट रहा है तो हम ये नहीं करेंगे कि ये क्या करेगा, ग्लूकोज इतना बना ही नहीं पाएगा जब घट रहा है, तो ब्लड में शुगर लेवल क्या होगा? घट जाएगा। यानी ब्लड में जब शुगर लेवल घट गया, ब्लड में शुगर कम है, शर्करा कम है, यानी ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, ये टेम्परेरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रहे तो क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया, हमें चक्कर आने लगेंगे, फिर हो सकता है कोमा में चले जाएं, हो सकता है ब्रेन डैमेज हो जाए, हो सकता है हम मर जाए। बीमारियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या है? टेम्परेरी, नॉर्मली नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। अगर एक बार ब्लड शुगर लेवल कभी कम हो जाता है, एकदम से क्या होगा? एक दो बार ऐसा नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया जब शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाता है, जब बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया। ये कंप्लीट हो गया, डिसीज बढ़ गया। सोमैटोस्टैटिन के कार्य। तीसरा जो होगा हार्मोन को क्या है? सोमैटोस्टैटिन। कौन सी कोशिकाओं द्वारा बनता है सोमैटोस्टैटिन? गामा या डेल्टा कोशिकाओं द्वारा। बीटा कोशिकाओं द्वारा, इंसुलिन अल्फा कोशिकाओं द्वारा, ग्लूकागोन और गामा या डेल्टा कोशिकाओं द्वारा सोमैटोस्टैटिन। ये तीन प्रकार के हार्मोन हैं। तीनों किससे बने हैं? कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से? कार्बोहाइड्रेट से। अभी हमने प्रोटीन लिखवाया है। इसमें स्टेरॉन पाया जाएगा लास्ट में, इंसुलिन स्टेरॉन नहीं,
जो स्टेरॉल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बसंत बनते हैं, लेकिन ये वाले किससे बनेंगे? प्रोटीन से। ये किसमें लिखा होगा? ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में बनता है शरीर में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका काम क्या है? तीसरा हार्मोन है इंपॉर्टेंट ये है, यह शरीर में BMR, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया पढ़ी थी। मेटाबॉलिक मैंने क्या कहा था? खाना खाना है, श्वसन है, ये सब क्या है? डाइजेशन है, ये सब क्या? उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है, इसे बोलते हैं आधार उपापचय क्रिया। अब ये देखो, तो इसका मतलब क्या है? जैसे खाना खाया हमने, और मान लो कितना खाना खा लिया? 200 ग्राम खा लेते ना, एक बार में इतना खाना तो खा लेते हो, 200 ग्राम खाना। अब 200 ग्राम जो खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने में कितना समय लेगा? 1 घंटे में हो सकता है डाइजेस्ट? नहीं होगा। मान लो क्या है? 200 ग्राम खाना खाया तो 4 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, धीरे। और किसी का खाना मान लो 2 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, तो अगर 200 ग्राम 4 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, तो बताओ 1 घंटे में कितना डाइजेस्ट होगा खाना? 4 घंटे में 200 ग्राम हो रहा है, 1 घंटे में कितना डाइजेस्ट होगा? है? अरे अब तो रीजनिंग आ गया। 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम खाना है, तो 1 घंटे में हमने खाना खाया 200 ग्राम, लेकिन 50 ग्राम 4 घंटे डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये क्या है? 1 घंटे, यानी अगर कहेंगे डाइजेशन का जो रेट है वो क्या होगा? 50 ग्राम प्रति घंटा होगा, नहीं होगा? खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी के अंदर वो 50 ग्राम प्रति घंटा है। मान लो ये मेरा है, अब कोई बंदा है वो 200 ग्राम खा रहा है और 1 घंटे में ही उसका डाइजेस्ट हो जाएगा, जो खाया सब डाइजेस्ट, यानी उसका 200 ग्राम प्रति घंटा। अब हुआ क्या? दोनों का फर्क क्या है? ये क्या कर रहा है? शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर तुमने 200 ग्राम खाया, 4 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, तो 4 घंटे खाना खाओगे? नहीं खाओगे ना, क्योंकि पच रहा है, तुम्हें पता है धीरे धीरे पच रहा है, धीरे धीरे एनर्जी मिल रही है, तो क्या होगा? पच रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे, यदि लॉन्ग टाइम अगर पढ़ाई करनी है तो तुम्हारा BMR लो होना चाहिए, हाई लो होना चाहिए। 15 मिनट बाद खाना खाना चाहिए रहेगा, है? यानी अगर पढ़ाई करनी है तो तुम्हारा BMR लो हो, क्योंकि अगर हाई हुआ तो क्या होगा? ज्यादा भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी, हर 15 मिनट घंटे भर में क्या होगा? पहुंच जाओगे किचन के अंदर, तो क्या होगा? BMR हाई होने पर डाइजेशन तेजी होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, जिससे क्या होगा? बार बार भूख लगेगी। लेकिन ऐसे लोगों का क्या होता है? वेट नहीं बढ़ता है। कभी देखना, जिनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, भूख तो लगेगी, खाते जाएंगे, वो खाना शरीर को नहीं लगता, डाइजेस्ट होता रहता है। सेम प्रोसेस क्या है? अगर खाना कम खा रहे हो, 50 ग्राम प्रति घंटा डाइजेस्ट हो रहा है, तो 4 घंटे के लिए तुम्हारा काम हो गया, 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। तो ये अब सांस ले रहे हैं, सांस कितने दिन कितने 1 मिनट में कितनी बार लड़ता है? 72 बार 72 बार प्रति मिनट अरे कितनी मिनट है? 1 मिनट में बात 1 मिनट में तो प्रति मिनट लिखा है। ये क्या है? हार्ट बीट है। अब ये सोचो 72 बार प्रति मिनट है, ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए, इससे कम हो जाए, तो समस्या होगी ब्लड में, बॉडी में। किसी का हार्ट, जैसे अभी अचानक दौड़ के आओ, उस समय क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है ब्लड सप्लाई करने। तो अगर ये चीज बढ़ जाए तो क्या होगा? हमारी बॉडी में तरह तरह की समस्याएं होने लगेंगी। तो ये क्या कर रहा है? इन सब चीजों को बैलेंस करके रखता है, ज्यादा भी ना हो और बढ़ना भी ना हो। तो देखो
पहला पॉइंट देखो, यह है बीएमआर को घटाता है, जिससे भोजन शरीर में संचित रहे, जिससे भोजन शरीर में संचित रहे और शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। जिससे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। तो ये देखो, जैसे क्या 200 ग्राम 4 घंटे में खाया तो 50 ग्राम 1 घंटे में डाइजेस्ट होगा। ये डाइजेशन है। जिसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा वो खाएगा बहुत कुछ, लेकिन उसके शरीर में लगेगा नहीं, उसका पेट उसका कभी भरेगा नहीं। सेम प्रोसेस क्या है, हार्ट की है 72 बार प्रति मिनट, और जो श्वसन है वो कितना होता है 13 से 16 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में करीब 16 बार लेते हैं। 16 के देखो, तो ये क्या है, ये सब फिक्स है, यानी कौन कंट्रोल कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन। क्या हो गया, क्या क्या डबल डबल दिख रहा है, शुगर लेवल का हो गया, ब्लरी विजन, आंखों में धुंधलापन, कौन लिख रहा है, तुम तो 1.5 घंटे क्लास आधे टाइम में कंप्लीट कर दो, 45 मिनट डबल ध्यान से करवाई जाए। इधर देखो सब, ये लिख लिया, यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। पैनक्रियाज में जितने भी एंडोक्राइन वाले ग्लैंड थे, यानी जो 3 हार्मोन रिलीज हो रहे थे, लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा, सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तीनों के क्या कार्य है, तीनों के असंतुलित होने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है वो पढ़ती है। ठीक है, अगला देखो, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड अधिक रक्त ग्रंथि, बीमारी इसका कुछ बीमारी नहीं है, ये केवल कंट्रोल करने का। ठीक, अधिक रक्त ग्रंथि, बीमारी में जीवन पर लगी है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। देखो, जो मस्तिष्क होता है उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, बताओ, न्यूरॉन। और किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन। बड़ा होगा, बड़ा है, पता नहीं कहाँ पड़ा है, दिमाग में नहीं आ रहा है? देखो इसमें ये कहाँ होती थी, बताया था किडनियां होती हैं, किडनियों के ऊपर। तो देखो इसकी लोकेशन देखो, यह दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है, यह दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि है, ये दो, मतलब इसको अगर डिवाइड करें तो 2 ग्रंथियों में डिवाइड हो सकती है, मतलब जिससे मिलकर बनी है। ग्रंथियां पहले पढ़ना है, ये 2 ग्रंथियों में डिवाइड होती है। एक का नाम क्या है, एड्रिनल मेडुला, बहुत दिन बाद नाम सुनने को मिला है।
और दूसरा क्या था, एड्रिनल कॉर्टेक्स। जिसमें ये जो है ग्रंथि किससे इन दो पार्ट से मिलकर बनी है, जिसमें ये पार्ट जो है कितना होता है 20 से 25% पार्ट आता है और ये 75 से 80% कौन सा पार्ट होगा, अधिवृत्त कॉर्टेक्स। लोहा ये लिख लो इसमें। नाम हिंदी में लिखो, बड़े अजीब नाम। इसका नाम लिखो। ये है, अब इसको पढ़ना चलेगा। पहले हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट है काफी। कभी कभी होता है कोई डरा देता है भूत, कभी कभी अंधेरे में डर लगने लगता है, क्वेश्चन आ जाता है डू और डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ये कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारे जीवन को बचाती है। कुत्ता पागल कुत्ता रात में जा रहे हो, पागल कुत्ता सड़क पर मिल जाए तो क्या होगा, तुरंत दिमाग में आ जाता है काट लेगा, ठीक। या कोई चोर डकैत मिल जाए तो तुरंत भागने लगोगे, यानी तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि इससे अपने जीवन की रक्षा करें। तो इसलिए जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। और क्या कहेंगे, फियर, जब भी फियर होगा या फिर ऊंचाई होगी तब भी हमें क्या होता है, डर लगता है। तो ये क्या करता है, उसी को नियंत्रित करता है, ठीक। तो देखो इसमें एड्रिनल मेडुला, देखो यह दो हार्मोन, यह दो हार्मोन उत्पन्न करता है कौन कौन से, ध्यान रखना ये है ग्रंथि। ग्रंथि के दो पार्ट हैं, लेकिन ये वाली ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगी। तो ये कौन सा है, एड्रेनालिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर एड्रेनालिन। नॉर एपिनेफ्रिन बोल देंगे इसको, ठीक है। ये दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। इसमें लिख लेना एपिनेफ्रिन, इसमें लिख लेना नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये दोनों कौन से हैं, हार्मोन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड में या एड्रिनल मेडुला में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो ये दो हार्मोन बनते हैं। एक है एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन बोल देते हैं, दूसरा एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन, नॉर लगा देंगे इसको, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। अब ये हार्मोन है, 95 से 97% जो हार्मोन बनता है वो कौन सा बनेगा, ये। और ये 3 से 5% कौन सा हार्मोन बनेगा, ये। यानी हार्मोन दोनों बन रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में कौन सा बन रहा है, एड्रेनालिन, और कम मात्रा में नॉर एपिनेफ्रिन। अब इसमें लिखते रहो, देखो इसमें देखो ये दोनों हार्मोन आपातकालीन क्रियाओं को न, यहाँ पर दोनों के लिखना, ये दोनों हार्मोन ऐसे करते हैं, ये दोनों हार्मोन आपातकालीन क्रियाओं जैसे कभी झूले पर बैठते हैं तो क्या होता है, जब हम झूले पर बड़े वाले झूले बैठेंगे तो तुरंत हमारी बॉडी
एक तो फील अलग करने लगेगा, दूसरा हम उसको तुरंत कस कर पकड़ के बैठ जाते हैं, होता नहीं होता है। यानी उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, लाइफ सेव करनी है, मजे तो करने ही है, लेकिन जीवन भी ऐसा ना हो कि मजे के चक्कर में जीवन निकल जाए। तो जो इमरजेंसी सर्विस है, डर लगने लगा एकदम से, तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ये वाला, जो उस डर पे कंट्रोल करेगा, बॉडी को सुरक्षित करेगा। तो देखो यह आपातकालीन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे डर, लड़ाई, उड़ान, डर, लड़ाई, उड़ान के समय यह हमारे, जैसे डर, लड़ाई, उड़ान, हवाई यात्रा कर रहे हैं, उड़ान के समय यह हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, यह हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। अब बताओ, अभी अचानक से कोई आके डरा दे तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। कई बार क्या होता है कि आज, जैसे पहले छोटे पे क्या होता था कि आज अगर काम नहीं किया पिटाई लगेगी स्कूल में, तो डर के कारण क्या होगा, कई बार क्या होता है, पसीना आ जाएगा, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, गूज़बम्प, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कई बार। तो ये सब क्या है, इसके लक्षण है। तो लिखो, इसमें दिल की धड़कन बढ़ जाना, इसमें दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, पसीना आना, डिहाइड्रेशन हो जाना, बार बार प्यास लगना, डिहाइड्रेशन हो जाना, गला सूख जाना, ये सब क्या है, गर्मी के कारण भी होता है, डर के कारण भी होता है। डिहाइड्रेशन हो जाना और रोंगटे खड़े हो जाना, ये क्या है, इसके लक्षण हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगी, डर लगना, लड़ाई हो जाना और उड़ना। उड़ने के टाइम पे क्या होगा, फ्लाई कर रहे हो, तब भी क्या हो रहा है, ये तीन समस्याएं क्रिएट हो जाती है। ऊंचाई पर जब जाते हैं तब भी समस्या हो रही है, लड़ाई हो जाती है आपस में, तब भी क्या होता है, एकदम से चीजें चेंज हो जाएंगी, और डर लगेगा तब भी। तो इसको क्या, एक एफ ये आ रहा है, एक एफ ये आ रहा है और एक एफ ये, इसके इसको 3F हार्मोन अगर कहा जाए कि 3F हार्मोन किसे कहते हैं, तो 3F किसमें आ रहे हैं, तो इसको जो हमारा है 3F हार्मोन भी बोला जाता है। तो लिखो नई लाइन से, इसको 3F ग्रंथि, 3F, 3 और आगे F, इसको 3F ग्रंथि ऑब्लिक जीवन रक्षक ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि और करो या मरो ग्रंथि, डू और डाई। जब कुत्ता पीछे पड़ जाता है, अनजान सड़क पर जा रहे हो, पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो इंसान स्वस्थ होगा, पहले वो क्या करेगा, या तो इससे डर दो या फिर भाग करो। तो डू और डाई, तो अगर भागे नहीं तो हो सकता है वो कुत्ता भयंकर तरीके से काटने में पड़ जाओ, ये हो सकता है। दूसरा तुरंत ख्याल आ जाता है, जैसे मान लो तुम जा रहे हो, पागल आदमी जा रहा है तो कुत्ता भागने लगता है उससे दूर, क्योंकि उसे खतरा होता है। अगर पागल आदमी जा रहा है तो कुत्ता भागेगा, तब उसके अंदर वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा, लेकिन जनरली किसके अंदर होगा, ये इंसान के अंदर। करो या मरो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, देख लिया, देखो इसे। अब पूछा जाए कि हार्मोन कौन सा है जो आपातकालीन हार्मोन होगा, इधर देखो, ग्रंथि कौन सी है, तो यही वाली है, करो या मरो ग्रंथि,
या जीवन रक्षक ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि, तो एक ग्रंथि है। हार्मोन कौन सा कहलाएगा? अगर पूछा हार्मोन कौन सा है तो कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा बनना है? ये वाला। यानी अगर पूछा जाए आपातकालीन हार्मोन कौन सा होगा तो एड्रेनालिन। ग्रंथि पूछी जाएगी तो ये है, तो हार्मोन पूछा जाएगा तो ये है, क्योंकि ये कितना बनना है केवल 30 से 5%, ये बनना है 95, यानी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसी को बोला जाता है। हो गए? अगली हेडिंग ये डालो, बस पर फिनिश। एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसको पढ़ना अधिकृत बल्कु। तो जब भी डर लग रहा है और पूछा जाए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा तो एड्रिनलिन। ऊंचाई पर हो तब भी कौन सा होगा? एड्रिनलिन। या लड़ाई हो रही है उस समय कौन सा होगा? जीवन रक्षक ग्रंथि, इसको कहते हैं। करो या मरो ग्रंथि भी इसी को कहेंगे। आपातकालीन ग्रंथि भी इसी को कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन पूछ ले तो कौन सा होगा? एड्रेनलिन। ठीक है, अब लिखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, हेडिंग लिखो एड्रिनल कॉर्टेक्स। कैमरे की तरफ मत देखो। हो गया? अभी बहुत टाइम हो गया, कितना हो गया? नहीं, 1 मिनट है अभी ना, जब सच बोल रहे हो तो देखो इसमें देखो नहीं मुझे तो एक तो हमने क्या पढ़ा था? एक मेडुला और दूसरा कॉर्टेक्स, दोनों ग्रंथियां हैं। अब कॉर्टेक्स क्या काम करता है ये देखो। है ग्लूको तीसरा हमारा तीन प्रकार के हार्मोन। अब ये हार्मोन नहीं है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन। यानी एक ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज है, यहाँ मिनरल आ गया यानी मिनरल्स है, यानी ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तीन हार्मोन इसमें रिलीज होते हैं। तो जहां पर प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है यानी वो कौन से हैं? फैट से मिलकर बने, कार्ब और फैट से, बाकी सारे प्रोटीन से मिलकर हैं। नाम नहीं लिखवाया? पेज को कर दो, पेज है इसी पर कर दो सब लोग, डेट वेट डाल के। तो अगर पूछा जाए ये हार्मोन है या क्या है तो इनको क्या कहेंगे? ये इसमें जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? कॉर्टिसोल। और इसमें एल्डोस्टेरॉन, ये हार्मोन पढ़ेंगे। जो मेन है वही पढ़ेंगे। हो चुका कंप्लीट। टाइम हो गया क्या? 2 मिनट एक्स्ट्रा। तुम्हारा जीवन के अंदर बहुत अनमोल समय लिखी। सही है, हो चुका वैसे, बस फटाफट देखो इसमें लिख दिया। तो अगर पूछा जाएगा तो मेन हार्मोन पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? ये सब का ग्रुप ऑफ हार्मोन है।
पहला देखो इसमें फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, ये वाला हार्मोन पढ़ लो, कॉर्टिसोल के कार्य। क्या हुआ? देख लियो रास्ते में ना घेरे तुम्हें। इसमें देखो कॉर्टिसोल के कार्य, इसमें लिखो यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसमें देखो जब हम प्रोटीन लेते हैं, दाल खाई या फिर चने लिए या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट ले रहे हैं, जिसका प्रोटीन दूध है, दूध के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है, तो जो प्रोटीन हमारे शरीर में यूज हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गई एक्स्ट्रा प्रोटीन जो शरीर हमारा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, मतलब शरीर को यूज नहीं है उसका, तो बच्ची एक्स्ट्रा प्रोटीन, इसको अब एक्स्ट्रा प्रोटीन है ये भी क्या करती है, शुगर लेवल बढ़ाती है। प्रोटीन भी अगर जैसे जो डायबिटीज है वो अगर प्रोटीन ले रहा है तो उससे भी समस्या है, यानी एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होगी वे किस समझ लेगी, कौन सा हार्मोन काम करेगा, कॉर्टिसोल। तो लिखो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन कितनी होगी, ग्लूकोज कहते हो या शुगर लिखो, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन को ग्लूकोज या शुगर में बदलता है एरोगोनाइज। तो जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी ने डाइजेस्ट की, अब प्रोटीन को इंसुलिन काम नहीं करेगा, प्रोटीन के लिए कौन काम करेगा, कॉर्टिसोल। तो यहाँ पर कई बार आता है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज को कितने हार्मोन कंट्रोल करते हैं, तो इंसुलिन करता है, और कौन सा करता है, ग्लूकागॉन करता है, तीसरा कॉर्टिसोल करता है। ये तीन हार्मोन कंट्रोल करते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखो, यह तनाव को कम करता है, यह तनाव को कम करता है। कई बार लोग टेंशन लेने लगते हैं, अगर टेंशन नॉर्मल स्तर की है तब तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, उसे कम कर देगा, लेकिन तुमने ज्यादा ही डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज्यादा टेंशन ले ली तो ये क्या करेगा, तुम्हें और टेंशन दे देगा। हाँ, तो इस सामान का क्या करेगा, टेंशन को कम करता है। लेकिन देखो, लेकिन यदि टेंशन का स्तर बहुत ज्यादा हो, यदि तनाव का स्तर बहुत ज्यादा हो, लेकिन यदि तनाव टेंशन का स्तर बहुत ज्यादा हो तो यह इसे और बढ़ा देता है। तो यह इसे और बढ़ा देता है, ठीक। तो नुकसान भी है, इसके फायदे भी। क्वेश्चन आता है रक्त शर्करा को कितने हार्मोन कंट्रोल करते हैं, क्या स्कूल का क्या, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो इंसुलिन है, और खाना जब नहीं खा रहे हैं तब कौन सा आता है, ग्लूकागॉन, तब क्या आता है,